हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक एंड माय नेम इज़ मोहम्मद शाहनवाज अहमद। और आज हम लोग अपने लेक्चर में टाइप्स ऑफ फ्लूइड को और आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। और लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने इस पर बात किया था कि डाइलेटेंट फ्लूइड अगर होता है तो उसमें n इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, जबकि आपको सूडोप्लास्टिक में n इज़ लेस देन 1 होता है। और बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग बात किए। आज हम लोग इस लेक्चर में इस पर बात करेंगे कि ये मैंने कैसे बोला कि n इज़ ग्रेटर देन 1 और n इज लेस देन 1। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। खास तौर पे कई बार लोग BARC या फिर इसरो के इंटरव्यूज में अगर पहुंचते हैं तो उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लो, सपोज दैट हम मान लेते हैं आपको डाइलेटेंट फ्लूइड का कैटेगरी ले लेते हैं। देखिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, डाइलेटेंट फ्लूइड की। अब आप ध्यान से देखिएगा, डाइलेटेंट फ्लूइड, ठीक है। तो डाइलेटेंट फ्लूइड में हम लोगों ने क्या सीखा कि ये ऐसा ऐसा बिहेवियर है, वो हमने देख लिया। लेकिन अब देखो वो बिहेवियर पता कैसे चला होगा। तो उस बिहेवियर को पता करने के लिए बहुत सारे फ्लूइड्स को लिए गए और उन पर एक्सपेरिमेंट किए गए। तो क्या किया गया कि बहुत सारा डाइलेटेंट फ्लूइड्स लिया गया और उन डाइलेटेंट फ्लूइड्स के लिए क्या किया गया बेसिकली आपको, कि उसके लिए आपको शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन रेट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। ठीक है, तो एक एक्सिस पे आपको शियर स्ट्रेस दिखाया गया और एक एक्सिस पे आपको शियर स्ट्रेन रेट दिखाया गया। ठीक है, क्लियर है। और इन दोनों के बीच में बहुत सारे डाइलेटेंट फ्लूइड को जब लिया गया और उसको प्लॉट किया गया, तो कैसे प्लॉट किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल बटर सॉल्यूशन लिया गया, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन लिया गया या स्टार्च सॉल्यूशन लिया गया और उसमें इनिशियली जो भी उसका फ्लो था वो हमने देख लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार उसके ऊपर शियर मान लो बढ़ाया, यूनिट अमाउंट से शियर इंक्रीज किया। तो शियर इंक्रीज करने पर कितना du/dy इंक्रीज किया ये हम लोगों को मिल जाएगा। फिर हमने और बढ़ाया, फिर हमने और वैल्यू, तो ये डेटा हमने कैलकुलेट किया। जब डेटा कैलकुलेट किया गया तो डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए जो ग्राफ प्लॉट हुआ था वो ग्राफ ऐसा बना। डाइलेटेंट फ्लूइड्स के लिए ग्राफ कैसा बना, इस तरीके का बना। अब आप देखो, ये मेरा डाइलेटेंट फ्लूइड का ग्राफ बना था। अब क्या चक्कर है कि डाइलेटेंट फ्लूइड किसको फॉलो करता है, ये फॉलो करता है आपको पावर्स लॉ को। ठीक है, तो पावर्स लॉ को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक तो तरीका है अपरेंट du/dy लिख सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि पावर्स लॉ को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर हमने पावर्स लॉ को ऐसे लिखा है तो देखो कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं कि सर इसको हम लाइन के इक्वेशन से बात करें। ठीक है, यहां पर C की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसीलिए डाइलेटेंट फ्लूइड का जो ग्राफ प्लॉट हुआ तो उसका स्टार्ट कहां से हुआ है, 0 से हुआ है, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 था। क्लियर है। अब उसके बाद देखा गया कि सर अगर x एक्सिस पर हम इसको रखें, y एक्सिस पर इसको रखते हैं, तो जो m है यही मेरा क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व होगा। और स्लोप बराबर होता है tan थीटा, जो कि बराबर आएगा किसके, एपरेंट विस्कोसिटी के। मतलब अगर हम शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन रेट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप किस चीज की वैल्यू देगा, वो देगा आपको tan थीटा या आपको एपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू को देगा। अब आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इसमें 2-3 जगह ले लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहां पर आपको इस तरीके से दिखाने के लिए ये एक पॉइंट 1 लिया है, ये एक पॉइंट 2 लिया है हमने, सपोज दैट ये एक पॉइंट 3 लिया है, सपोज दैट। मैंने अलग अलग पॉइंट ले लिया इस ग्राफ पर, क्योंकि हमको पता है कि इस जो ग्राफ है इसका अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे, इस कर्व का अगर स्लोप निकालेंगे तो एपरेंट विस्कोसिटी मिलेगा। अब आप ध्यान से देखो, 1 पॉइंट के रिगार्डिंग शियर स्ट्रेस आपको टाउ S1 है, 2 पॉइंट के रिगार्डिंग टाउ S2 है,
3 पॉइंट के रिगार्डिंग टाउ एस 3 है। देखिए टाउ एस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसके करस्पॉन्डिंग du बाई dy मिल रहा है, ये 1 का होगा, ये 2 का होगा, ये 3 का होगा। तो टाउ एस इंक्रीज कर रहा है तो शियर स्ट्रेन रेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन विस्कोसिटी, एपरेंट विस्कोसिटी पर क्या असर पड़ रहा है ये कैसे पता चलेगा, जब हम इस कर्व का क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो अब स्लोप निकालते हैं इसका हम लोग। देखिए स्लोप कैसे निकालेंगे। अगर मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए हम इस पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहां पर एंगल आएगा आपको θ1, इस पॉइंट पर एक दूसरा टैंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, यहां पर एंगल आएगा θ2, यहां पर एक तीसरा टैंजेंट ड्रॉ करते हैं और यहां पर आएगा θ3। ठीक है, तो अब आप ये बताइए पॉइंट 1 पर जो स्लोप ऑफ द कर्व आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा tan θ1, और ये पॉइंट 1 पर किसकी वैल्यू को देगा, एपरेंट विस्कोसिटी एट पॉइंट 1 देगा। पॉइंट 2 पर tan θ2 मिलेगा और ये किसकी वैल्यू देगा, एपरेंट विस्कोसिटी एट पॉइंट 2 देगा। पॉइंट 3 पर आपको tan θ3 मिलेगा और ये एपरेंट विस्कोसिटी एट पॉइंट 3 होगा, है कि नहीं। इसका क्या मतलब है, अब आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम लोग शियर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे du बटा dy बढ़ रहा था। और आप ध्यान से देखिए पॉइंट 1 पर सबसे कम थीटा है, दैट इज आप कह सकते हो कि सर tan θ1 इज लेस देन दैट ऑफ tan θ2 एंड tan θ3। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सबसे मिनिमम अपरेंट विस्कोसिटी पॉइंट 1 पर है, उससे ज्यादा अपरेंट विस्कोसिटी कहां पर है, पॉइंट 2 पर है, और उससे ज्यादा अपरेंट विस्कोसिटी कहां पर है, पॉइंट 3 पर है। क्लियर है, मतलब क्या है, मतलब यह है कि सर शियर बढ़ा रहे हैं, डी बटा dy बढ़ रहा है और साथ साथ अपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू भी देखिए क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू भी इन सब के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। मतलब ये था कि सर शियर बढ़ाने पर du बटा dy इंक्रीज हो रही थी और अपरेंट विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती चली जा रही थी। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यों ना हम अपरेंट विस्कोसिटी की बात करें, तो अपरेंट विस्कोसिटी बराबर क्या होता था, ये होता था आपको k du बाई dy टू द पावर n-1, यही होता था अपरेंट विस्कोसिटी। अब देखो हम लोग ये चीज सीख चुके कि हमारा शियर बढ़ेगा तो du बाई dy बढ़ेगा। यहां पे देखिए अगर शियर बढ़ रहा था तो आपका du बाई dy क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो आप ये कह सकते हो कि सर देखिए ये बढ़ रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो पावर है, पावर शुड बी पॉजिटिव। क्योंकि देखो अगर पावर इनवर्स नेगेटिव हो जाता तो ये 1 अपॉन हो जाता और ये दोनों का रिलेशन इनवर्स होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या है, दोनों ही इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि इसके ऊपर जो पावर है, पावर शुड बी पॉजिटिव। मतलब ये हो गया कि n-1 शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और शुड बी पॉजिटिव का क्या मतलब है, शुड बी पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि आप ये लिख सकते हो कि सर n-1 इज ग्रेटर देन 0, तो n इज ग्रेटर देन 1। तो आपको ये समझ में आया, क्योंकि ये चीज अक्सर पूछा जाता है कि आप ये बताइए, और ये इसरो एंड बीएआरसी में क्यों पूछा जाता है। रीजन ये है कि उसमें प्योरली सिलेक्शन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू है, और उसमें जो इंटरव्यू होता है वो 1-1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे होता है, कम से कम मिनिमम 1 आवर तो इंटरव्यू चलेगा। ठीक है, तो उसमें आपको ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी पूछ ली जाती हैं कि आप बताइए, आपको पेन पेपर रहेगा, सामने बोर्ड लगा होगा, कहा जाएगा कि जाइए उस बोर्ड पर आप ये दिखाइए कि n जो आप कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 1 होता है फॉर डायलेटेड फ्लूइड्स,
वो कैसे होता है। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ डाइलेटेंट फ्लूइड में ऐसा क्यों हो रहा है और ये बिहेवियर आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब डाइलेटेंट फ्लूइड लेंगे तो उसके लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहां जो हम लोग कर्व बनाए हैं ये किसका है, ये आपको डाइलेटेंट फ्लूइड का है। तो यहां से आपको एक चीज और भी पता चल गई कि सर डाइलेटेंट फ्लूइड में अपरेंट विस्कोसिटी भी du/dy के साथ क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है। इसी वजह से अगर डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए हम लोग ग्राफ बना दें किसका, अपरेंट विस्कोसिटी और du/dy का, तो आपको जो ग्राफ बनता है वो ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल इसी तरीके से, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो लगातार इसका स्लोप क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। du/dy बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इसको भी आप बना के बता सकते हो कि सर अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तो स्लोप मिलेगा आपको, यहां पर होगा ये θ1, इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहां पर होगा आपको θ2, और ऊपर देखेंगे दैट इज की अपरेंट विस्कोसिटी लगातार इंक्रीज करता होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सेम यही फंडा आपको किस में इस्तेमाल किया गया, सूडोप्लास्टिक में। तो अगर जब सूडोप्लास्टिक फ्लूइड लिया गया तो सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स के लिए बेसिकली सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए आपको क्या दिया गया, देखिए सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए ग्राफ भी प्लॉट किया गया, और सूडोप्लास्टिक के लिए जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो जो ग्राफ आया वो ऐसा बना। ठीक है, इस एक्सिस पर हम लोग किसको दिखाएंगे, शियर स्ट्रेस को, इस एक्सिस पर हम किसको दिखाएंगे, du/dy को। और जब सूडोप्लास्टिक के लिए ड्रॉ किया गया तो ग्राफ जो प्लॉट हुआ वो ऐसा हुआ। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपको सूडोप्लास्टिक जो है वो किसको फॉलो करेगा, पावर्स लॉ को, यानी कि अपरेंट विस्कोसिटी इनटू du/dy। ठीक है, एक तो ये इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि इस तरीके से जब हम लोगों ने कर लिया तो ये भी किसको फॉलो करेगा, यहां पे y फिर से वही mx होगा प्लस c की वैल्यू 0 है इसलिए 0 से ड्रॉ हुआ। बहुत सारे फ्लूइड लिए गए, जैसे मिल्क ले लिया गया, टोमेटो केचप ले लिया गया, पेपर पल्प इन वाटर ले लिया गया, और इन सब को बिहेवियर को बार बार हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में करके हर का डेटा निकाला। हमेशा ग्राफ या कर्व बना जो ऐसा बना। ठीक है, ये जब बन गया तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स पर बात कर लें। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर मान लो सपोज दैट ये मेरा पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 1 था। पॉइंट 1 पर क्या किया गया, आपको थीटा निकाला गया, θ1 मिला। ठीक है, पॉइंट 2 पर देखा गया तो पॉइंट 2 पर जो थीटा मिला है वो आपको θ2 है। पॉइंट 3 जब लिया गया और इस पर जब थीटा निकाला गया तो आपको मिला θ3। और हमको पता था कि देखिए अगर x एक्सिस पर हम इसको रखते हैं, y एक्सिस पर इसको रखते हैं, तो इसके कर्व का जो स्लोप होगा, जो tan थीटा होगा, वो tan थीटा किसके बारे में दे देगा, वो tan थीटा आपको अपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू को देगा। ठीक है, यहां भी वही किया गया, कहा गया कि θ1 सबसे ज्यादा है, फिर θ2 है, फिर आपको θ3 है, दैट इज की tan θ1 इज मोर देन दैट ऑफ tan θ2 इज मोर देन दैट ऑफ tan θ3, यानी कि अपरेंट विस्कोसिटी एट पॉइंट 1 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा आपको अपरेंट विस्कोसिटी 2 पर, और सबसे कम अपरेंट विस्कोसिटी कहां पर मिलेगा, सबसे कम अपरेंट विस्कोसिटी मिलेगा आपको 3rd नंबर पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि सर शियर बढ़ा रहे थे, du/dy की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। देखिए शियर बढ़ा रहे थे, du/dy बढ़ रही थी, लेकिन हमारे अपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू क्या हो रही थी, घटती चली जा रही थी, डिक्रीज होती चली जा रही थी। और ये डिक्रीज होने का क्या मतलब है, डिक्रीज होने का मतलब है कि सर एटा अपरेंट विस्कोसिटी इज इक्वल टू के du/dy टू द पावर n-1। आपने कहा कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि du/dy जो है इसको इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन मेरा अपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी। ये बढ़ रही थी, ये घट रही थी। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब यह है कि इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा? जब इसके ऊपर पावर कैसा होना चाहिए? शुड बी निगेटिव। अगर किसी टर्म पर पावर निगेटिव है, इसका मतलब 1 अपॉन समथिंग है ना, तो आपको ये पावर कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, ये पावर किस में होना चाहिए था? निगेटिव में। इसका मतलब ये हुआ कि सूडोप्लास्टिक के लिए n-1 क्या हो गया? शुड बी निगेटिव। और शुड बी निगेटिव का मतलब क्या है? ये लेस देन 0 है, और लेस देन 0 का मतलब है कि n की वैल्यू 1 से कम मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? और यहीं से पता चला कि सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स में n इज लेस देन 1 होगा, जबकि डाइलेटेंट फ्लूइड्स में n इज ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम लोग इसको भी ग्राफिकली देख ले, यानी एपरेंट विस्कोसिटी का शियर स्ट्रेन रेट के साथ अगर ग्राफ ड्रॉ करें, किसके लिए? सूडोप्लास्टिक के लिए। du बटा dy अगर हम प्लॉट कर दें, किसके लिए? सूडोप्लास्टिक के लिए, तो इसका जो कर्व बनता है वो ऐसा बनता है। ठीक है, ठीक है। मतलब क्या है? देखिए, जैसे जैसे आप du बटा dy को इंक्रीज करेंगे, देखिए एपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी। ये किसके लिए बनाया हमने? ये है सूडो प्लास्टिक फ्लूइड के लिए। ठीक है। और इससे पहले जो बनाया वो किसके लिए बनाया? वो हमने बनाया डाइलेटेंट के लिए। ठीक है। तो डाइलेटेंट में भी हम लोग देख सकते थे। देखिए, डाइलेटेंट में हमने देखा था, डाइलेटेंट में हम लोगों को पता था, एक तो ऐसे भी देख सकते हो, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि स्लोप अगर ना कहो तो इसको तुम बेहतर है कि ऐसे कहो। देखिए, डाइलेटेंट के लिए जब ड्रॉ किया गया तो इस तरीके से, जस्ट अ मिनट, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है। देखो, एपरेंट विस्कोसिटी यहां पर है, तो du बटा dy यहां है। du बटा dy देखो लगातार बढ़ रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग एपरेंट विस्कोसिटी भी क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा जो ग्राफ प्लॉट किया है, ये हमने किसके लिए प्लॉट किया है? दिस इज योर डाइलेटेंट फ्लूइड। लेकिन ये ग्राफ किसके किसके बीच में है? एपरेंट विस्कोसिटी और शियर स्ट्रेन रेट के बीच में है। ठीक है, यहां पर भी हम लोगों ने किया है। ठीक है। अब इसी को देखते हुए क्यों ना हम आपको बेसिकली अगर बात कर लें किसकी, रियोपेक्टिक एंड थिक्सोट्रोपिक के लिए सेम कंडीशन है बिल्कुल, बट फर्क क्या है? वहां पर विस्कोसिटी टाइम के साथ भी रिलेटेड है। तो अगर आपको विस्कोसिटी एंड टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखिए उसको कैसे प्लॉट करेंगे। सपोज दैट, देखिए ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। ठीक है। और इसमें हमने यहां पर एक इसके पैरेलल एक और लाइन खींच दी। अब देखिए ध्यान से, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस किसको डिनोट करेगा? शियर स्ट्रेन को डिनोट करेगा। और ये जो एक्सिस है, ये हमारा विस्कोसिटी, जस्ट अ मिनट, यहां पे टाइम होगा। ये हम लोग नीचे किसको रखेंगे? टाइम को। और इस डायरेक्शन में हम किसको रखेंगे? एपरेंट विस्कोसिटी को। ठीक है। तो अगर इसको प्लॉट करना है हमें, तो देखो क्या होगा कि एक बार जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको एक बार ऐसा दिखाई देगा, और एक बार जब ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो ऐसा दिखाई देगा। ये जो बीच वाला है ना, ये आपको बेसिकली कौन से फ्लूइड्स को दिखा रहा होगा? ये दिखा रहा होगा आपको टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड को। तो जितने भी टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स होंगे उनकी विस्कोसिटी का टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं, इसीलिए देखिए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल टू द टाइम एक्सिस है। जबकि कुछ फ्लूइड ऐसे होंगे जिनकी विस्कोसिटी जो है बेसिकली वो टाइम के साथ देखिए बढ़ती चली जाएंगी और टाइम के साथ घटती चली जाएंगी। जैसे इस वाले को देखो, ये ऐसा फ्लूइड होगा जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ लगातार क्या हो रही है? टाइम इंक्रीज कर रहा है, बट इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। तो हम लोग जब भी इसकी बात करते हैं तो ऐसे फ्लूइड के बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और उसको कहा जाता है आपको थिक्सोट्रोपिक। उसको क्या कहा जाता है? थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। और वो फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करती जा रही थी, उसको हम लोग क्या कहते थे? उसको कहते थे हम लोग
पेक्टिक फ्लूइड, उसको हम लोग क्या कहते थे, रियोपेक्टिक फ्लूइड कहा जाता था। क्लियर है? तो आपको टाइम के साथ अपरेंट विस्कोसिटी का अगर रिलेशन देखना है तो आपको इस तरीके से बताना है। क्लियर है? अब अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको अगर हम, और देखो रिलेशन जो टिक्सोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक का वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा डाइलेटेड एंड सूडोप्लास्टिक का है, और इसीलिए मैंने बोला था ना कि आपको इसको टाइम डिपेंडेंट बोल सकते हो। तो आपको यहां पर अलग से कोई रिलेशन हम नहीं बता रहे क्योंकि सेम रिलेशन होगा जो अभी हमने दो को पढ़ाया। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो क्लासिफिकेशन में ये हो गया। अब सबसे बेहतर चीज ये है कि इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक फ्लूइड और है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बिंघम प्लास्टिक कहेंगे, फिर बात करेंगे। तो चलो एक और स्पेशल टाइप का फ्लूइड है उस पर पहले बात कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड बिंघम प्लास्टिक, या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको कहा जाता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, तो देखिए बिंघम प्लास्टिक या आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स के लिए कहा गया कि ये एक ऐसा फ्लूइड है जो, सबसे पहली चीज कि कैसा फ्लूइड है, ये टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है। सबसे पहला पॉइंट कि ये टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है जिसको यील्ड शियर स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी। टाइम इंडिपेंडेंट है बट इसको जब तक आप मिनिमम यील्ड शियर स्ट्रेस नहीं दोगे ये फ्लो नहीं करेगा, तब तक ये बिहेव्स लाइक अ सॉलिड। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं बिंघम प्लास्टिक। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर बता दें आपको, जैसे टूथपेस्ट, ठीक है, शेविंग क्रीम etc, हर वो फ्लूइड जिसको फ्लो कराने के लिए आपको मिनिमम ताकत लगाना पड़े उसको क्या कहा जा रहा है, उसको कहा जाता है बिंघम प्लास्टिक। ठीक है, तो इसके लिए अगर डिफाइन किया जाए तो देखिए हम आपको बताते हैं, द फ्लूइड which behaves like a solid until a minimum yield stress is applied। ये वो फ्लूइड है जो किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉलिड की तरह बिहेव करेगा अनटिल कि हम इसके ऊपर एक मिनिमम यील्ड शियर स्ट्रेस ना अप्लाई कर दे। ठीक है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस इज अप्लाइड, और उसके बाद जो इसका बिहेवियर होगा वो बिल्कुल किसकी तरह होगा, न्यूटोनियन की तरह। ठीक है, अप्लाइड, एंड आफ्टर दैट इट शोज लीनियर relationship between shear stress and shear strain rate। मतलब ये है जब तक आप ताकत नहीं लगाओगे ये सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, और जैसे एक मिनिमम यील्ड शियर स्ट्रेस दे दोगे उसके बाद ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लीनियर रिलेशनशिप शो करने का मतलब है ये बिल्कुल न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। और ऐसे फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फ्लूइड को हम लोग बिंघम प्लास्टिक या आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इसको हम ग्राफिकली आपको बना के दिखाएं तो देखिए यहां पर हमने दिखाया du/dy, ठीक है, और इस एक्सिस पर हमने दिखाया आपको शियर स्ट्रेस। अब देखिए ये एक ऐसा फ्लूइड है जो इस तरीके से शो करेगा, ये आपका क्या है, दिस इज योर बिंघम प्लास्टिक। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर n=1 है, और ये बिल्कुल न्यूटोनियन की तरह, बस फर्क इतना है कि इसको यहां से यहां तक आपको क्या देना पड़ रहा है, मिनिमम शियर स्ट्रेस देना पड़ रहा है, तभी जाकर के ये फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। दैट इज कि ये उसका क्या है, दिस इज द यील्ड शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ऐसा फ्लूइड
जो इस तरीके का बिहेवियर शो करता है उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? उस फ्लूइड को हम लोग बिंघम प्लास्टिक की कैटेगरी में रखते हैं, या बिंघम प्लास्टिक कहिए या आइडियल प्लास्टिक कहिए, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बिंघम प्लास्टिक किसको कहते हैं, तो सबसे पहली चीज है ये एक तरीके का टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है। घर में देखिए टूथपेस्ट, वो टाइम के साथ उसका विस्कोसिटी पर फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर के साथ फर्क पड़ता है। मौसम बदलने पर उसकी विस्कोसिटी में बदलाव आता है, ना कि टाइम के साथ, ठीक है। तो बेसिकली पहला पॉइंट तो है कि आपको इंडिपेंडेंट फ्लूइड है, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है। दूसरा पॉइंट है कि सर इसमें यील्ड शियर स्ट्रेस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, कभी भी जीरो के बराबर यील्ड शियर स्ट्रेस नहीं होगा। जब तक आप मिनिमम शियर स्ट्रेस नहीं दोगे, इसका फ्लो का बिहेवियर आपको शो नहीं होगा। वो किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉलिड की तरह बिहेव करेगा अनटिल मिनिमम यील्ड शियर स्ट्रेस अप्लाइड, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इट शोज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन रेट। और उसके बाद जो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन रेट का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? वो लीनियर होगा, और लीनियर होने का मतलब n=1 है, और इसीलिए इसको हम बिंघम प्लास्टिक या आइडियल प्लास्टिक कहते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपको टूथपेस्ट है, शेविंग क्रीम है, ड्रिलिंग मड है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ये सब आता है आपको किसमें? बिंघम प्लास्टिक की कैटेगरी में, ठीक है। तो अब इसी को देखते हुए अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो देखिए ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब तक जितने भी फ्लूइड्स को हमने पढ़ लिया सबको अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, आसानी से, ताकि आपको बता पाए। देखिए एक्स एक्सिस पर हम किसको दिखा रहे हैं? ये मेरा क्या है? ये मेरा है एक्स एक्सिस पर शियर स्ट्रेन रेट। एक्स एक्सिस पर हम लोग दिखाते हैं शियर स्ट्रेन रेट को। वाई एक्सिस पर हम किसको शो करेंगे? शियर स्ट्रेस को शो करेंगे, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सर अगर मान लीजिए हम इसी लाइन पर किसी फ्लूइड को दिखाते हैं शियर स्ट्रेन रेट वाले एक्सिस पर, तो इस लाइन पे अगर किसी फ्लूइड को शो कर रहे हैं तो ये फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होगा? ये फ्लूइड होगा आपका आइडियल फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? आइडियल फ्लूइड, क्योंकि आइडियल फ्लूइड के पास शियर स्ट्रेस 0 होती है। दूसरा हमने कहा कि अगर हम लोग एक ऐसा फ्लूइड शो कर दे जो बिल्कुल लीनियर रिलेशन शो करे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज योर न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, जहां पर n क्या होता है? 1 होता है, और ये किसको फॉलो करता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, ठीक है, क्लियर है। और अगर हम लोग यहीं पर मान लीजिए सपोज दैट अगर हम यहीं पर इस तरीके से ड्रॉ करें, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सिखाया है आपको कि ये ग्राफ किसका है, और इस तरीके से अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ किसका है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि देखिए ये जो हमने ड्रॉ किया है ये n=1 है, दैट इज ये जो ग्राफ प्लॉट किया है हमने, ये किसका प्लॉट किया है? सूडो प्लास्टिक का। और सूडो प्लास्टिक फ्लूइड कहने का मतलब क्या है? सूडो प्लास्टिक कहने का मतलब है कि आप इसको शियर थिनिंग फ्लूइड भी कह सकते हैं, शियर थिनिंग फ्लूइड भी कह सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये n=, क्या है? 1 का है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज योर डाइलेटेंट फ्लूइड। और डाइलेटेंट फ्लूइड कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग शियर थिकनिंग फ्लूइड भी कह सकते हैं, शियर थिकनिंग फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब अगर मान लीजिए सपोज दैट इसके बाद अगर हम यहां पर एक इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से, तो देखिए ये जो ग्राफ है बीच वाला ये किसका होगा? ये जो बीच वाला ग्राफ प्लॉट किया है हमने, ये है आपका बिंघम प्लास्टिक। किसका है? बिंघम प्लास्टिक, जिसमें n=1 है। और ये देखो तभी स्टार्ट हुआ है जब आपने इसको मिनिमम यील्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड किया है, तो क्लियर है। दूसरी चीज
रियोपेक्टिक बिल्कुल किसकी तरह बिहेव कर रहा था, डाइलेटेंट की तरह। तो ये आपका क्या है, रियोपेक्टिक है, और रियोपेक्टिक का मतलब क्या है, n इज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और ये किसकी तरह है, बिल्कुल सूडोप्लास्टिक का, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज योर थिक्सोट्रॉपिक, जहां पर n इज लेस देन क्या है, 1 है। तो कहीं ना कहीं हमने अब तक जितने भी फ्लूइड को पढ़ा, उन सारे फ्लूइड्स को हमने क्या किया है, इस पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो अब एक चीज और सुनिए, यहीं पर आपको अगर पूछा जाए कि ये जो शियर स्ट्रेस वाला एक्सिस है, ये एक्सिस किसका शो कर रहा है, तो देखो शियर स्ट्रेस वाला एक्सिस का मतलब यह है कि कितना भी शियर लगाया हमने, डिफॉर्मेशन 0 है। तो ऐसा बॉडी या ऐसा मैटर क्या कहलाता है, दिस इज योर आइडियल सॉलिड। ये क्या है, आइडियल सॉलिड को शो कर रहा है। देखिए कितना भी शियर लगा दिया हमने, कितना भी शियर लगाया, ध्यान से देखिए, कितना भी शियर लगाया, डिफॉर्मेशन कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये आइडियल सॉलिड है। जबकि रियल सॉलिड जो होगा ना, वो रियल सॉलिड कुछ ऐसे होगा, देखिए। तो जो रियल सॉलिड होगा उसका बिहेवियर क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। क्योंकि रियल सॉलिड में शियर बहुत ज्यादा लगाया है, डिफॉर्मेशन बहुत कम है। तो ये जो हमने बनाया ना, ये हम लोग कहीं ना कहीं किसको दिखा रहे हैं, रियल सॉलिड को। तो अगर मैटर का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो यही है, आइडियल सॉलिड, रियल सॉलिड, फ्लूइड हो गया, फिर आइडियल फ्लूइड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे ग्राफ को अगर हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, पूरे फ्लूइड को रिवाइज कर सकते हैं। अब आइडियल फ्लूइड जैसे ही देखा हमने, इसके बगल में कह सकते हैं कि सर इसमें शियर स्ट्रेस 0 होगा, ठीक है। डाइलेटेंट जैसे देखा हमने, कहा n इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब इसको शियर थिकनिंग फ्लूइड कहेंगे। और ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें हम यहीं पे लिख सकते हैं रिवीजन के लिए कि सर du बटा dy को इंक्रीज करेंगे तो इसमें विस्कोसिटी या अपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। याद रखने के लिए n इज इक्वल टू 1 का मतलब कैसा होगा, लीनियर रिलेशनशिप शो करेगा शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन रेट के बीच में। यानी कि आपको पूरा फ्लूइड याद रखना है ना, तो बस इस ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ कीजिए, इसी पर अब रिवाइज कर लीजिए। वही आपको शियर थिनिंग फ्लूइड होगा, तो उसमें आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब यह है कि du बाई dy को अगर इंक्रीज कर रहे थे तो हमारे विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है, सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो पूरे के पूरे फ्लूइड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अब देखिए फर्दर जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो अब तक देखिए हमने आपको जो पढ़ाया, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड पढ़ाया, फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ाया, इतनी सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू रिवाइज द ऑल थिंग्स, ठीक है, विद इन अ मिनट। आप 10-15 मिनट में ये सारा कैसे रिवाइज कर सकते हो, हम आपको रिवाइज करके दिखाएंगे। जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने, सबको हम लोग मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 मिनट में क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको यही सिखाएंगे कि देखो इसको रिवाइज कैसे करना है, इसको याद कैसे रखना है, इसको पढ़ना कैसे, ठीक है। अभी तो मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ा दी, अब इसका रिवीजन करने का तरीका आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।